Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, we are going to discuss new chapters, chemistry of natural product, also known as biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोला जाता है? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है. अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, CSI या नेट, GSET, MSc और BSc लेवल में इसी चैप्टर को डील करोगे तो इस चैप्टर का नाम बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा. बाकी डिफरेंस इसके अंदर कोई भी नहीं है. ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं. ट्वेल्थ साइंस के अंदर जैसे मैंने बोला बायोमोलिक्यूल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स को हम डील करेंगे. जबकि CSA या नेट के अंदर या फिर MSc GSET के रिलेटेड सिलेबस अगर आप देखोगे, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट करके आपको चैप्टर का नाम दिखेगा. कुछ चीज़ें सेम रिपीट होती हुई दिखेगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट आपको नेट, GSET, MSc में भी देखने को मिलेगा. प्रोटीन्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्रोटीन है. एंजाइम, विटामिन्स बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो ट्वेल्थ साइंस में हम उस चीज़ का बेसिक जो है वो कवर करेंगे. न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे भी है, न्यूक्लिक एसिड नेट में भी है. हॉर्मोन्स ट्वेल्थ साइंस में है, तो यहाँ पे अगर आप हार्मोन देखो तो स्टीरॉयड एंड अल्केलॉइड जो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं उसको हमें डील करना है. तो ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड था. ठीक है, दोनों अलग चैप्टर है नहीं, कुछ एडिशन है. लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो एंजाइम विटामिन्स वाला जो पोर्शन होगा वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड में कवर हो चुका होगा. तो नेट, GSET, MSc में बेसिकली चीज़ें एडअप होगी इसी चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में. तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, दैट्स इट, नया कोई है नहीं. तो अब जितने भी यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स है वो लिस्ट करे हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के सीरीज़ के अंदर. करेंगे हम क्या, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे. कार्बोहाइड्रेट को हम ट्वेल्थ की जो आपकी NCERT की बुक है उसमें से देखेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सिलेबस है वो ट्वेल्थ साइंस में और नेट के अंदर सिमिलर है. जितना ट्वेल्थ साइंस की बुक में दिया गया है उतना ही सिलेबस नेट, GSET और MSc में भी है. तो अगर आप ट्वेल्थ को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो, तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. थियोरी बेस्ड पोर्शन हम आज के वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट कल जो वीडियो अपलोड होगा उसके अंदर पार्ट 2 ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे MCQ टाइप, जो नेट, GSET, MSc, BSc के अंदर MCQ पूछे गए हैं. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि MCQ किस तरीके से थियोरी में से निकालना है. आप खुद भी निकाल के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. थियोरी की बात करें तो थियोरी तो आपको पता ही है कि आप बुक में से पढ़ के लिख लोगे, तो थियोरी का इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं. आपको प्रैक्टिस करनी होगी MCQ की. तो MCQ किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक. जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एट द एंड ऑफ हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे. तो कार्बोहाइड्रेट हम आज देखना शुरू करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. हम देखेंगे PDF में से सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को. देखिए, बायोमोलिक्यूल्स आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बुक में यूनिट 14 है, सेमेस्टर 2 में. जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का. जो अंडरलाइन पोर्शन है वो आपको हमेशा ऊपर ऊपर देख के जाना है एग्जाम में. सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स दिखते किस तरीके से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन के हाइड्रेट. ठीक है, यानी कि कार्बन एटम के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर H2O मोलिक्यूल जुड़े हुए होंगे. तो कार्बोहाइड्रेट में कितने एटम्स आपको देखने को मिलेगी? 3, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन. तो इतनी चीज़ जनरली होती है. कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कहाँ से होंगे? प्लांट में से वो प्रोड्यूस होंगे, यानी कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर केन शुगर. शुगर केन आपने देखी होगी. ग्लूकोज हम सब पीते हैं जब हमारी एनर्जी लो होती है, तो ग्लूकोज इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च एक्सेट्रा, पटेटो में से जो हमें मिलता है वो स्टार्च मिलेगा, और स्टार्च इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, उसका जो जनरल फार्मूला है वो CX, यानी कि कार्बन कुछ एटम होंगे इंटू H2O, वाई एटम होंगे, यानी कि कुछ एटम कार्बन के होंगे और कुछ एटम H2O मोलिक्यूल के होंगे. तो कार्बन के हाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट. हाइड्रेट ऑफ कार्बन यहाँ पे इस तरीके से आपको हाईलाइट किया गया. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C6H12O6 है. तो अगर आप कार्बन 6 को निकाल लो तो H2O का हमें कितना पोर्शन मिल रहा है? 6 पोर्शन मिलेगा. H2O6 अगर हम करें तो हाइड्रोजन को अगर हम H2 मोलिक्यूल को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो H2
टू सिक्स 12 होगा तो H12 यहाँ पे हो गया, और ऑक्सीजन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो O6 हो गया। तो इस तरीके से हम कॉमन जो है वो स्टोइकियोमेट्रीज की निकाल सकते हैं। बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। जितने भी मोलिकुलर फार्मूला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इस कंपाउंड के फार्मूला सिंपल फार्मूला को फॉलो करे वो सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। यानी कि CxH2O इस पैटर्न को जितने भी मोलिकुलर फार्मूला फॉलो करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप कार्बन देखो तो एक कार्बन CH3 में है, एक कार्बन COOH में है। तो अगर हम C2 करें और अगर H2O यानी कि H यहाँ पे 3 और एक 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कितने हो गए, H4O2 है। तो अगर इसे हम कॉमन करें तो H2O 2 टाइम्स इस तरीके से लिख सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। CH3COOH हमें पता है कि एसिटिक एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि CxH2O फॉर्मूला को फॉलो करने वाला हर कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन हम देखें तो ब्लू कलर से जो हाईलाइट करा है वो आप ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde or ketones or the compound which produce such unit of hydrolysis। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। हाइड्रोक्सी मतलब कि H2O मोलेक्यूल बहुत बार यानी कि ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। तो जो यानी कि जो H2O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, या तो फिर वो CHO के तौर पे होगा एल्डिहाइड के तौर पे, या फिर वो C डबल बॉन्ड O के तौर पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को डायरेक्ट करने की यानी कि इन्वर्ट करने की क्षमता धराते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या फिर उनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलते होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। स्वीट होते हैं टेस्ट में, ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर्स। यूज्ड इन आर होम इज नेम इज सुक्रोज। यानी कि हम जो घर में शुगर यूज़ करते हैं हमारे किचन में, वो सुक्रोज होती है। और मिल्क के अंदर यानी कि दूध जो हमें मीठा लगता है, तो दूध के अंदर होता है लैक्टोज। दूध के अंदर क्या होगा, लैक्टोज होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। क्यों सैकेराइड बोला गया है, क्योंकि सैकेरॉन मीन्स शुगर विच इज़ ग्रीक वर्ड। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ग्रीक में प्रोनाउंस करें तो सैकेरॉन्स होता है, जिसका मतलब होता है शुगर। तो उसके नाम पे से ग्रीक जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट का वो होगा सैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनो यानी कि सिर्फ एक। ठीक है, तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, एक में से वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज एक्सेट्रा, ओनली वन एटम ऐसे होते हैं जो मोनोसैकेराइड, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऑलिगोसैकेराइड यानी कि ऐसे सैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस करें तो 2 to 10 यानी कि 2 से 10 हमें मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलेंगे। ठीक है, और 2 से 10 यानी कि हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 10 हमें क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके डाइसैकेराइड, अगर मान लीजिए कि 2 यूनिट हमें मिले मोनोसैकेराइड को, तो उस ऑलिगोसैकेराइड को हम बोलेंगे डाइसैकेराइड, क्योंकि 2 यूनिट मिले। अगर ट्राई यानी कि 3 हमें मोनोसैकेराइड मिले तो उसे बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। अगर 4 यूनिट मिलते हैं तो बोलेंगे हम इसे टेट्रासैकेराइड। तो इस तरीके से उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो सुक्रोज, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो 1 मोलेक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलेगा और 1 मोलेक्यूल हमें मिलेगा फ्रुक्टोज का, जो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल बताया हुआ है कि अगर एक सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर एक माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें ग्लूकोज मिलेगा और एक ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि दोनों यूनिट हमें ग्लूकोज के मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना था। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड यानी कि हमें लार्जर अमाउंट ऑफ, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे।
ठीक है। तो बहुत सारे अगर मिलेंगे, बहुत सारे को हम क्या बोलेंगे, पोली बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमें बड़े से स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें पॉलीसैकेराइड में आएगी। और उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन शुगर्स भी बोलेंगे, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है, किसका, पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। Also be classified as either reducing or non-reducing sugars, which reduce Fehling's solution and Tollens reagent are referred as reducing sugar. फेहलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दे उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। और मोनोसेकेराइड जो होते हैं, वेदर आल्डोज और कीटोस, मोनोसेकेराइड के अंदर या फिर वो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो दोनों क्या होगी, मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग एजेंट होगी, यानी कि वो फेहलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी थी। देखिए यहाँ पे मैंने मोनो, ऑलिगो और पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको समराइज करके दिखाया ताकि आपको पैराग्राफ में से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 पैराग्राफ है ना, तो 3 पैराग्राफ आपका मिक्सअप ना हो जाए। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ऑलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सुक्रोज और माल्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। सुक्रोज का अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज मिलेगा, माल्टोज का करेंगे तो 2 ग्लूकोज मिलेंगे। पॉलीसेकेराइड यानी कि बड़े मोलिक्यूल अज्यूम करिए, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको समराइज करके लिखिए ताकि आपको एग्जाम्पल याद रखने में डिफिकल्टी ना हो। मोनोसेकेराइड की फर्दर हम बात करें, इफ मोनोसेकेराइड कंटेन्स एन अल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कि हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। पूरा एक कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया, अगर उसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे अल्डोस। और अगर उसके पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे कीटोस, ठीक है। तो ये चीज़ पता चली आपको। ग्लूकोज के बारे में अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो सबसे पहले तो ग्लूकोज कहाँ पे होता है, स्वीट फ्रूट में होगा या फिर हनी में होगा। और जो हमारी पास ग्रेप्स होती है, जो पकी हुई अंगूर होते हैं, पके हुए अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ से हम करते हैं, तो सबसे पहले तो सुक्रोज में से हमने देखा। सुक्रोज को अगर हम HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ट्रीट करें तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, जहाँ से हम ग्लूकोज को आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, देखिए C12H22O11 विच इज सुक्रोज, ठीक है। H2 यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो है commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch, boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin degree centigrade, 393 Kelvin temperature at 2 to 3 atm pressure, ठीक है। स्टार्च या फिर सेल्यूलोज जो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है, C6H10O5 N टाइम्स इसका मोलिकुलर फार्मूला है, इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें मिलेगा ग्लूकोज, N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज, देखिए अल्डो यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा ग्लूकोज के अंदर, हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन एटम होंगे, ठीक है। हेक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, 6 नंबर को बताने के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो अल्डो यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा। हेक्सोज यानी कि इसके अंदर कितने होंगे, 6 कार्बन एटम होंगे। ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, क्या होगा, डेक्सट्रोज इसका नाम होगा। तो ग्लूकोज के आपको 2 नाम याद रखने हैं, अल्डोहेक्सोज और डेक्सट्रोज। सबसे पहले तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, CHO है और एंड में CH2OH ग्रुप है और बीच में CHOH यानी कि एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन और एक OH के साथ जुड़ा है। इस तरीके की चेन है वो 4 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए अभी एविडेंसेस हम देखेंगे कि ग्लूकोज का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है किस तरीके से सेटिस्फाइड होगा। सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है। अगर हम ग्लूकोज को हिट करते हैं HI के साथ, हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ, तो वो हमें N-हेक्सेन की एक चेन देगी, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड चेन होगी। यानी कि ग्लूकोज जो है, ये जो फार्मूला है C6H12O6, वो हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है तो हमने सबसे पहले फार्मूला को मेंशन कर दिया।
जब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करे कि ग्लूकोज को उन्होंने HI के साथ, हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ हीट करा, तो उनको मिला एन हेक्सेन। क्योंकि हेक्सेन मिला तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हेक्सेन के ऊपर से उन्होंने ये एविडेंस निकाला कि 6 मेंबर्ड चेन होगी, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट उन्होंने हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, तो ऑक्साइम मिला, ठीक है। और यानी कि HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ उनकी रिएक्शन करवाई, तो साइनोहाइड्रिन मिला, यानी कि ये वाला कंपाउंड मिला। दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसी जगह पे हाइड्रोक्सिल एमाइन का जो रिएक्शन होके ऑक्साइम बनेगा, और अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसी जगह पे HCN का रिएक्शन होके वहाँ पे क्या साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वहीं पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। अभी कार्बोनिल ग्रुप किस तरीके से प्रेजेंट है, CHO में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो उनके लिए उन्होंने क्या करा, Br2 यानी कि वाटर मोलिक्यूल के साथ Br2 यानी कि माइल्ड ब्रोमीन का उन्होंने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, यानी कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। इंडिकेट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके COOH ग्रुप में कन्वर्जन होता है, जबकि कीटोन ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, तो वो ऑक्सीडाइज होके COOH ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के चैप्टर में देखने को मिलेगी कि CHO ऑक्सीडाइज इनटू COOH, जबकि C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप, ठीक है। तो CHO का यहाँ पे आपको क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड में हुआ, एसिड यानी कि COOH ग्रुप हमें देखने को मिला, इट मीन CHO ग्रुप प्रेजेंट है एज कार्बोनिल। अगर हम एसिटाइलेशन करें ग्लूकोज का तो हमें पेंटा एसिटेट मिलेंगे, ठीक है। इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। एसिटेट यानी कि OCOCH3 ग्रुप, तो अगर OCOCH3 ग्रुप हमें 5 मिल रहे हैं, तो 5 मिलने की वजह ये है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे जो 4 आपकी चेन दिख रही है CHOH की, वो 4 और CH2OH ग्रुप, तो उसमें एक, तो 5 OH ग्रुप एसिटाइलेशन से हमें कन्फर्म हुए। ऑन द ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड अगर हम करें तो सैकेरिक एसिड मिलेगा, और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करें तो भी हमें सैकेरिक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें स्पेशल अरेंजमेंट 1, 2 एंड 3 मिलेगी। 1 जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी ग्लूकोज का कन्फिगरेशन, सेकेंड जो है वो यहाँ पे सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंट एज सेकेंड, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ग्लूकोनिक एसिड का है, जहाँ पे एक COOH ऊपर होगा और नीचे CH2OH होगा, और सैकेरिक एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों COOH देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज D प्लस ग्लूकोज, यानी कि D जो है वो एक चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, प्लस एक चीज़ रिप्रेजेंट करेगी और उसका नाम बोलेंगे हम ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। D जो है वो क्या करेगा, कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो OH जो है वो अगर राइट साइड लगा हुआ हो तो हम उसे प्लस में काउंट करेंगे, लेकिन OH जो है वो लेफ्ट साइड अरेंज हुआ होगा तो उसे हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो प्लस क्यों हम करेंगे, क्योंकि OH जो है CHO के बाद का ये वाला जो आपका कंपाउंड होगा वो राइट साइड है, तो अगर राइट साइड है तो हम इसे बोलेंगे प्लस, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस, और D जो है वो इसका कन्फिगरेशन हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है। चलिए, तो D प्लस ग्लूकोज है वो हमने देख लिया। अब भी यहाँ पे देखिए OH जो है वो यहाँ पे क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो OH वाला जो कंपाउंड है ये CH2OH वो राइट साइड पे है, यहाँ पे भी OH राइट साइड पे है CHO के नीचे, तो हम उसे कंसिडर करेंगे प्लस, ठीक है। ओके,
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगर हम देखें, डिस्पाइट हैविंग द अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव चीफ टेस्ट, यानी कि चीफ टेस्ट नहीं देगा ग्लूकोज. इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3. चीफ टेस्ट क्या है? ग्लूकोज जो है वो NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं देता है. तो ये एक चीज़ है. अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो चीफ टेस्ट को देते हैं. अल्डिहाइडिक ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो आपकी चीफ टेस्ट है, यानी कि NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेसिपिटेट देते हैं. लेकिन ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद NaHSO3 के साथ वो हाइड्रोजन सल्फाइड के PPTS नहीं देंगे. Pentacetate glucose does not react with hydroxyl amine, indicate the absence of free CHO group. ठीक है, अगर फ्री CHO ग्रुप होगा तभी तो वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा. लेकिन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करा तो हमें पेंटा एसीटेट मिला. ठीक है, तो वो पेंटा एसीटेट जो है वो फर्दर हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है. इट मीन्स वहाँ पे फ्री CHO ग्रुप नहीं होगा. अगर CHO ग्रुप फ्री होता तो वो रिएक्शन देता. ठीक है. ग्लूकोज इज फाउंड इन एग्जिस्टिंग 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. कौन कौन से? अल्फा और बीटा 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं. अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो C1 और C5 के बीच में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे CHO था सबसे पहले. तो हमारे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो CHO में से ये वाला जो कार्बन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. तो ये है आपका अल्फा D प्लस ग्लूकोज. बीटा D प्लस ग्लूकोज किस तरीके से है? 1 नंबर पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है. जबकि 1 नंबर पे जो OH है वो राइट साइड होगा तो अल्फा उसका नाम होगा. अगर 1 नंबर पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड हुआ तो उसका नाम होगा बीटा D प्लस ग्लूकोज. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. देखिए, CHO ग्रुप का जो कार्बन एटम है फर्स्ट नंबर वाला, वो रिएक्ट करेगा 5th नंबर के कार्बन एटम के साथ. ठीक है, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन जो होगा वो कॉमन होगा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. C1 कार्बन जो है कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि C1 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो जगह है वो चेंज होने पर हमें 2 आइसोमर मिल रहे हैं. जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप की रीअरेंजमेंट होने पर हमें 2 आइसोमर यानी कि 2 क्रिस्टल फॉर्म देखने को मिलेंगे, उस कार्बन को हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे C1 पे OH राइट साइड था तो अल्फा मिला. C1 पे अगर कार्बन लेफ्ट साइड हुआ तो हमें बीटा मिला. तो कार्बन 1 पे OH की पोजीशन जो है वो चेंज होने पर हमें बीटा मिल रहा है, यानी कि दूसरा आइसोमर मिल रहा है. तो C1 को हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन. ठीक है, और इन दोनों को अल्फा और बीटा को हम बोलेंगे एनोमर्स. चलिए, अगर हम पायरेन की बात करें तो सिमिलर है. यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर. ठीक है, देखिए, आई होप आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा. ओके, तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग पे एक OH यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है. अगर ग्लूकोज होता तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल कार्बन एटम होता. ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रुक्टोज को. फ्रुक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज. देखिए, कीटोहेक्सोज ये आपको याद रखना है. ग्लूकोज क्या था, अल्डोहेक्सोज था, लेकिन फ्रुक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है, क्योंकि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा और 6 मेंबर्ड चेन की रिंग होगी. कहाँ पे मिलेगा फ्रुक्टोज? आपको फ्रूट में मिलेगा, हनी और वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा. फ्रुक्टोज का जो ये स्ट्रक्चर है ये है D माइनस फ्रुक्टोज बोलेंगे. ग्लूकोज को हमने क्या बोला था, D प्लस ग्लूकोज बोला था. फ्रुक्टोज को हम बोलेंगे D माइनस फ्रुक्टोज. ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट CH2OH है, लास्ट CH2OH है, बीच में CHOH की 3 चेन है और सेकंड नंबर पे हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O. ठीक है, D सीरीज एंड इज लिवो रोटेटरी कंपाउंड, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, यानी कि लिवो रोटेटरी है तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो अल्फा किस तरीके का होगा, फ्री OH जो ग्रुप है सेकंड नंबर पे वो राइट साइड पे है तो हमने उसे बोला अल्फा. यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया तो हमने बोला इसको बीटा. तो C2 जो है वो क्या होगा, हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा. अगर फ्यूरान की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा.
यहाँ पे देखिए, अगर सेकंड नंबर पे कार्बन नीचे की साइड है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा, अगर OH ऊपर की साइड है तो उसे हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है फ्यूरान के लिए। ठीक है, ओके। चलिए, अभी हमें डाइसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करें, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज कौन सी थी? मोनोसेकेराइड थी। डाइसेकेराइड अगर हम बात करें तो द टू मोनोसेकेराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, और उस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे बोलेंगे? डाइसेकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो हमें मोनोसेकेराइड के मोलिक्यूल मिलेंगे। दो मोनोसेकेराइड के जो मोलिक्यूल होंगे वो जॉइन होंगे जिस लिंकेज से, तो उस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा D+ ग्लूकोज और D- फ्रुक्टोज। ठीक है, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मोलिक्यूल फ्रुक्टोज का मिलेगा। तो एक मोलिक्यूल जो हमारा अल्फा D ग्लूकोज है वो जुड़ेगा C2 ऑफ यहाँ पे बीटा D फ्रुक्टोज के साथ। ये ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, ये आपका फ्रुक्टोज का मोलिक्यूल है। यहाँ पे C1 जो है वो C2 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि C2 ऑफ फ्रुक्टोज के साथ जुड़ा है। तो बीच में ऑक्सीजन की जो लिंकेज है उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ओके। माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल हमें मिलेंगे माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर। तो माल्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो एक ग्लूकोज के C1 कार्बन एटम जुड़ेगा दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ। ये आपको एक नोट करने की बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लैक्टोज की अगर हम बात करें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो एक मोलिक्यूल हमें मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोज का जो इस तरीके का दिखता है, और बीटा डी ग्लूकोज यानी कि ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी 1 और 4 के बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके, पॉलीसेकेराइड की बात अगर हम करें तो स्टार्च, देखिए स्टार्च कहाँ पे होगा? प्लांट में होगा। यहाँ पे जो सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स, उसमें भी हमें स्टार्च देखने को मिलेगा। इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी कि अल्फा ग्लूकोज के जो यूनिट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में क्या करेंगे? सम अप होंगे, तो आपको पॉलीसेकेराइड सॉरी आपको मिलेगा स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च का मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अल्फा ग्लूकोज जो है वो एज एमाइलोज जुड़े हुए होंगे या फिर अल्फा ग्लूकोज एज एमाइलोपेक्टिन जुड़े हुए होंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्यूबल है। एमाइलोज किसे बोलेंगे? जो ग्लूकोज जो है अल्फा ग्लूकोज वो एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, 1 और 4 नंबर के कार्बन एटम के साथ अल्फा लिंकेज होगी, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। ठीक है, तो एक सीधी लाइन में वो लोग जुड़े होंगे। कौन? अल्फा ग्लूकोज। लेकिन एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा, जहाँ पे सीधी चेन जो है अल्फा ग्लूकोज की वो दो चेन एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। देखिए ये ऊपर वाली चेन है, ये नीचे वाली चेन है, ये दोनों चेन क्या करेगी? आपस में जुड़ेगी। कहाँ से जुड़ेगी? ऊपर वाली चेन का कार्बन नंबर 1 और नीचे वाली चेन का कार्बन नंबर 6, CH2OH का कार्बन। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे कि यहाँ पे देखिए ये दिखाए गए C1 to C6, वो आपको याद रखना है। एमाइलोज में आप C1 C4 याद रखोगे, एक सीधी लाइन, और ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। मैं इस चीज़ को सबसे पहले रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए। देखिए, ठीक है, दो आपको चेन दिख रही होगी, एक ऊपर चेन है अल्फा ग्लूकोज की ये वाली चेन, और एक नीचे चेन है ये वाली चेन। ये दोनों चेन क्या करेगी? आपस में लिंक करेगी। ऊपर की चेन का C1 हम काउंट करेंगे और नीचे की चेन का C6 काउंट करेंगे, तो C1 C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इन प्लांट किंगडम में, प्लांट में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज आपका होगा। बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होंगे वो बीटा लिंकेज से इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे आप लिंकेज देख सकते हो। ठीक है, तो C1 और C4 सिमिलर, यहाँ पे ये 1 होगा और ये आपका होगा 4।
तो सेल्यूलोज के अंदर C1C4 लिंकेज देखने को मिलेगी और बीटा डी ग्लूकोज का यूज़ होगा, जबकि ऊपर हमने देखा कि सेल्यूलोज के अंदर अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्टार्च के अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज होंगे, और यहाँ पे जो हमने सेल्यूलोज देखे उसके अंदर हो गए बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, सेल्यूलोज में अल्फ़ा, सॉरी स्टार्च में अल्फ़ा और सेल्यूलोज में बीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। एनिमल की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उसे बोलेंगे हम ग्लाइकोजन, और उसे हम एनिमल स्टार्च भी बोलेंगे क्योंकि वो एनिमल की बॉडी में स्टोर होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, यानी कि एनिमल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose. जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तब ये ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके जो बनेंगे मोलिक्यूल वो बनेंगे आपके ग्लूकोज। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट और फंगी। ईस्ट और फंगी में भी आपको ग्लाइकोजन देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंस हम देखेंगे ग्लाइकोजन की, तो अ फॉर्म ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ आर फूड। आर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में होगा। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज बाय वेदास इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया है कार्बोहाइड्रेट को। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज जो है उसकी वजह से सेल वॉल बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर और प्लांट के अंदर। ठीक है, वुड और क्लोथ आर सेल्फ विथ सेल्यूलोज इज फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर जो है वो भी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। 2 अल्डोपेंटोज डी रिपोज एंड 2 डीऑक्सी डी रिपोज सिलेक्शन इन, हमें क्लास 12th के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड वाले जो पोर्शन है उसके अंदर हम देखेंगे ये दोनों को, डी रिपोज को और 2 डीऑक्सी डी रिपोज को। ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो चीज़ें थी कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी कार्बोहाइड्रेट की। 12th स्टैंडर्ड की बुक को अगर आप खोलोगे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। बहुत ही जनरल वे में इस चीज़ को क्लासिफाइड करके यहाँ पे हमने देखा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम MCQ डिस्कस कर रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में से नेट GSET MSc के अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन में से आपको MCQ किस तरीके से निकालने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको MCQ से रिलेटेड समझ में आ जाएगी उस वीडियो में। सो स्टिल अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो फॉर योर प्रिपरेशन, देन डू कंसिडर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे चैप्टर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम MCQ डिस्कस कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट के। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।